रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसे बोल देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन है ऑफ लाइट। अलग अलग रंगों में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में लाइट का अलग अलग हो जाना। व्हाट इज द बेसिक रीजन? द प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। कुछ इस तरीके से ये बन जाता है, यूं ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके से, है ना। इस तरह का कोई ग्लास मटेरियल होता है, ठीक है, ऐसे दिखाई दे जाता है ये। तो इसमें एक तरफ से लाइट डालते हैं इस तरफ कोने से, तो इधर को निकल आती है। तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट व्यू दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों, क्या कहानी इसमें बनती है। ये वाला फ्रंट व्यू दिखा देते हैं इसका। तो ये बना देते हैं एक प्रिज्म। इस प्रिज्म में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जैसे ये एंगल है तो ये इसके इक्वल होता है, और ये इसको ए बोल देते हैं, ये बी, ये सी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अलग अलग भी हो सकते हैं पर हम पढ़ते जो है वो बी इक्वल टू सी ही पढ़ते हैं। और एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के एंगल किसको कहते हैं? ए को कहते हैं, कॉर्नर वाले को कहते हैं। तो इसमें जब लाइट डाली जाती है, कोई लाइट रे, व्हाइट लाइट जब डाली जाती है, व्हाइट लाइट बीम जब डाला जाता है इसके ऊपर, है ना, तो मानिए यूं डाल देते हैं, ये है नॉर्मल लाइट, यानी इसमें क्या है, सभी कलर हैं, इसे बोल देते हैं व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट कोई कलर नहीं होता लाइट के अंदर। तो यहाँ पर क्या कहानी होती है कि यहाँ पे जाने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो हम लिखते हैं मटेरियल ऑफ प्रिज्म हैज डिफरेंट refractive index for different color. So the speed of light will differ each other when it travels through the prism। क्या इसका कारण रहा कि अलग अलग रंगों पे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। और स्पीड का फैक्टर हमारा क्या होता है कि किसी भी मीडियम में अगर स्पीड लेंगे, स्पीड अगर मीडियम में लेंगे तो फ्री स्पेस की स्पीड हो जाती है हमारी, और नीचे हो जाता है इंडेक्स ऑफ मीडियम। लाइट विल डिफर ईच अदर, ऐसे कर देता है, व्हेन ट्रैवल्स थ्रू द प्रिज्म। तो इससे क्या होगा कि एक अलग अलग कलर के लिए जब मीडियम का इंडेक्स अलग अलग होगा, इसका बेसिक रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होगा? जब लाइट ट्रैवल करेगी मीडियम के अंदर से, तो मीडियम के अंदर जो एटॉमिक पैकिंग है, मीडियम के अंदर क्या है, एटॉमिक पैकिंग, लेटिस बोल देते हैं उस चीज को, क्या बोलते हैं उसको,
लेटिस। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होता? हाँ, ये कुछ चीजें मैंने बताई थी बेसिक में तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो मीडियम उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है और एटम वाइब्रेशन होता है। तो ये जो लाइट है इज आर रेडिएशन एनर्जी, ये आप जानते हैं। तो रेडिएशन एनर्जी का क्या होगा कि ये सीधे न्यूक्लियस में एंटर करती है एटम के अंदर। कहाँ एंटर करती है? ये न्यूक्लियस के अंदर। यही लाइट, इसे बोलते हैं रेडिएशन गिर रहा है, ओजोन लेयर में थम जाता है जाके। ओजोन लेयर में छेद हो गए भाई, धरती पे खतरा है। वैसे धरती पे खतरा इंसानों से है। धरती को खराब तो इंसानों ने किया ना, कुत्तों घोड़े पकड़ों ने तो नहीं किया ना, तो समझ रहे हो ना बात। अब लाइट लाइट क्या कर लेगी? कितना इंसान ने तबाही ज्यादा की है, लाइट ने की है, बताओ। अच्छा, इंसानों ने कब जीने दिया है इंसानों को? और जानवरों को भी मार के खा गए, पेड़ काट के खा गए। और फिर ये कहते हैं कि सब प्रकृति में मनुष्य बेहतर प्राणी है। प्रकृति में मनुष्य कैसा प्राणी है? उत्तम प्राणी है। अब बताओ कैसे हो जाएगा उत्तम प्राणी? साइंटिफिकली बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, मनुष्य उत्तम प्राणी कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो सबसे खराब तो मनुष्य ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खराबी तो इंसानों ने की है ना। हाँ, तो कुल मिला के क्या होता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस जब रेडिएशन को यानी लाइट को एक्सेप्ट करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक जंप हो जाते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जो आपस के कन्वर्जन है वो इफेक्ट में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जंप हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जंप होने से क्या होता है कि अलग अलग तरह का रेडिएशन अलग अलग हो जाया करता है। रेडिएशन लेवल डिफरेंट डिफरेंट अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाते हैं। तो एटॉमिक वाइब्रेशन, मैंने कहा था कि जब उसी फ्रीक्वेंसी से एटम वाइब्रेट करते हैं तब लाइट पास हो पाती है, नहीं तो लाइट पास मीडियम में से नहीं हो पाती है। तो वो एक रीजन हो गया जो रेडिएशन को अलग अलग करेगा, क्योंकि अलग अलग रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी अलग वही रहेगी, तो उसके स्पीड अलग अलग होंगे, तो रंग अलग अलग हो जाएंगे। पहचान लेगा न्यूक्लियस के कौन से टाइप का एनर्जी आ रही है मेरे पास। तो उससे क्या होगा, अलग अलग रंग होंगे। तो उन्होंने कहा जी लाइट में हमने देखा है कि 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे कम जो स्पीड होती है वो वॉयलेट कलर की होती है। हम्म यानी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वॉयलेट कलर का होता है। फिर इन्होंने कहा कि साहब दूसरा नंबर जो है वो नीले रंग की लाइट का है। यानी ये तो एक ही बात होगी, मिला जुला हो गया तो मामला। तो ये एन ब्लू का हो गया। फिर उन्होंने कहा साहब और भी है एक रंग, हरा रंग है। तो ये हो गया ग्रीन वाला। सबसे ज्यादा स्पीड लाल रंग में होती है। हाँ हाँ, सबसे कम वायलेट में होती है, तभी तो सबसे नीचे गया भाई। एरो, एरो जो है सबसे नीचे वॉयलेट का है, उसके ऊपर ब्लू का है, फिर ग्रीन का है। बोर्ड यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वॉयलेट का है, तो सबसे कम स्पीड होगी ना इसकी तो। हाँ हाँ हाँ, कर लो कंफर्म कर लो। उसके बाद आ गया आगे कौन? उसके बाद आ गया येलो, पीला रंग। अब पीले रंग की तरफ बढ़ेगा, अब पीले रंग की तरफ बढ़ जाएगा। ये हो गया येलो। हम्म तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है। उसके बाद आ जाता है ऑरेंज। हम्म तो ये कुल मिला के ये तिरछे होते हैं। अब देख लाइन सीधी हो गई है, गड़बड़ हो गया ना मामला। इस लाइन को यहां से थोड़ा ऊपर पहुंचा दे। हम्म
ऐसे, ऐसे कर दो। अब ये कैसा हो गया, ये हो गया ऑरेंज। और सबसे ऊपर कौन गया, लाल रंग हो गया। इसी के ऊपर लाल रंग भी रख दे यहीं, क्योंकि रेड। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसा हो गया मामला। तो यहाँ पे आ गया येलो, फिर आ गया ऑरेंज, और फिर आ गया लाल। लाल ये आ गया। ठीक है, और इसमें और एक कलर और होता है, कौन सा होता है वो, इंडिगो। बीच का कलर जो होता है यहाँ पे ना, वो भी कुछ नीले नीले टाइप का ही मिला हुआ होता है ऐसे, है ना। तो इसको भी मिला के लिख देते हैं, दोनों का मिक्सर ही होता है ये भी ऐसे। ये होता है इंडिगो। और यहाँ पे डाल दे उसको, वॉयलेट के बाद डाल दे उसको इंडिगो। नीला और बैंगनी मिला देने पर हो जाता है। तो ये कहा, ये 7 रंग हैं लाइट के अंदर। तो हम ये जानते हैं भाई, जिसका इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी उसका बेंडिंग एंगल यानी रिफ्रैक्शन एंगल कम हो जाता है उतना ही। हम्म? मतलब वो लाइट ज्यादा बेंड हो जाती है, कुल मिला के बात ये आती है, क्योंकि रास्ता उसका बहुत छोटा हो जाता है। तो ज्यादा बेंडिंग किस में आ रही है, वायलेट में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर सबसे कम बेंडिंग किस में आ रही है, रेड में आ रही है। हम्म? तो तो डायग्राम यहाँ से थोड़ा सा ये हमारा उस तरीके से नहीं बन रहा है जिस तरीके से ये बनना चाहिए, क्योंकि हमारी ये सभी लाइटें नीचे आएंगी ना, तो थोड़ा सा हमें इसको कुछ ऐसे करके बनाना चाहिए। ऊपर ले लें थोड़ा सा, और कुछ ऐसे ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लो और अब दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रंगों को अलग अलग कर देना, और फिर क्या करता है कि जब ये रंग अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर इन रंगों को अलग अलग यूज भी किया जा सकता है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर इस जगह पर, यहाँ पर मान लीजिए मैं एक स्पेक्ट्रम बना लूँ ऐसे, और यहाँ पे इन्हें अलग अलग कर लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, एक और कर लेते हैं, 7 बना लेते हैं। ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास रेड है, तो मैं यहाँ छोटा सा बीम लगाकर रेड आउटपुट ले सकता हूँ ना। यहाँ पे भी छोटा सा बीम लगा के मैं इसको सभी रंगों के अपने अपने आउटपुट ले सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो म्यूजियम वगैरह में, कैमरों में, सॉफ्टवेयर में, वेवलेंथ बेसिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या हो जाता है, कलर मिक्सिंग हो जाती है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने कि साहब, एक फॉर्मूला आप वो याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला डेराइव जो होगा वो 12th में होगा, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है हमें उतने गहरे में जाने की। कहेगा मिनिमम डिविएशन, यानी लाइट कितने एंगल पे घूमी है। तो वो अलग अलग रंगों के लिए नहीं होता, बल्कि किसी भी एक रंग के लिए होता है। तो उसको नॉर्मल व्हाइट लाइट पे भी यूज कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा अंदर नहीं होता है। तो उसके लिए डायग्राम इन्होंने फ्रेश दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये इन्होंने लाइट डाली और इसे पैरेलल कर दिया लाइट को यहाँ पे आके, यानी ए बी सी। तो ये हो गया बी डैश और ये हो गया सी डैश। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी डैश सी डैश पैरेलल टू बी सी। जब ऐसा हो जाए तो ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी, हम्म, और इस डायरेक्शन में निकली, बिल्कुल ऐसे ही निकल गई जैसे जा रही थी, उसी एंगल पे निकल गई। जो ये एंगल इंसिडेंट एंगल हुआ, वही इसका एमरजेंस एंगल भी हो गया, ई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, बाहर निकलने वाला एंगल हो गया। तो जब इसको पीछे हटा के देखा, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक एंगल मुझे मिला ये, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। और डिविएशन में क्या लिख देते हैं इसको, डेल्टा, यानी इसका नाम क्या बना दिया, डेल्टा। तो कह रहा है इस केस में मिनिमम होगा साहब, जब पैरेलल हो जाएगी लाइट तो कैसा होगा, मिनिमम होगा एंगल ऑफ डिविएशन।
यानी एंगल ऑफ डिविएशन कम से कम होगा। हम्म, हाँ, ये वाली चीज जो है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बता रहे हैं ये किताब, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का n2 है और बाहर का n1 है। अब जनरली बाहर क्या होता है, एयर हो सकती है बाहर तो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कांच का प्रिज्म पानी में पड़ा हो, तो बाहर पानी भी हो सकता है। तो कह रहा है रेशियो ऑफ इंडेक्स जो है हमारे पास n2/n1 मिनिमम के लिए ये होता है साइन a+d मिनिमम बाई 2 और अपॉन साइन a/2। यानी जो रेशियो बनाया है इसमें वो क्या बनाया कि एक बार साइन एंगल ऑफ प्रिज्म में ये मिनिमम एंगल जोड़ के उसको आधा किया तब साइन बना दिया, और एक बार इसका a/2 बना दिया, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा कर दिया। तो ये बना, ध्यान रहे ये जो मीडियम है ऊपर ये कैसा है, डेंसर है, तो एंगल बड़ा हो जा रहा है, और बाहर का जो मीडियम है वो एयर है, तो एंगल छोटा हो जा रहा है। तो अगर मैं इसे n1 को n लिख दूं, इसे लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो ये फॉर्मूला जस्ट मॉडिफाइड हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई इफ अ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, क्या लिख देते हैं उस केस में, इफ अ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर या फ्री स्पेस, द इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो यहां पे एनी लगा देते हैं फिर साइन a+डेल्टा मिनिमम बाई 2 और साइन a/2। तो उसमें n2 को n बना दिया, n1 को 1 कर दिया तब। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन जो हम नहीं लिखते किताबों में, हमें लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किताबों में हम 10th क्लास पे क्या लिख देते हैं, ये कारण बता देते हैं, ये रीजन बता देते हैं, और ये स्टोरी लिख के छोड़ देते हैं, आ गए भाई इसमें से जो भी पूछिए आप पूछ लीजिए। वो जो सच्चाई है अंदर की बात है कि रंग अलग अलग क्यों हो गए, रेडिएशन न्यूक्लियस में एंटर कर गया, वहाँ का सेटअप वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेशन लेवल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, रंग अलग अलग हो गए हैं, तो वो तो हम बताते नहीं है किसी को, ना उसे हम लिख के देते हैं, ना हमसे कोई पूछता है। असली बात का लेना देना भी क्या रहा आज की दुनिया में, बोलिए। क्लास ले गया आज, हाँ ये क्लास चल रही है, 8:30 8:50 40 तक खत्म हो जाएगी, आप रेडी रहिए 9 बजे, ठीक है। तो कुछ हो सकता है कोई सीधे सीधे ऐसा सवाल बन जाए कि ये बता दिए, ये बता दें, ये बता दें, तो सीधा कोई वैल्यू निकल आए, इंडेक्स निकल आया। अब इंडेक्स मान लो निकालना 1.53/2, तो ऐसा कुछ हो जाए 3√3 लगा के 30 60 कुछ जो कार्डबाजी एंगल की कर दे, हाँ, तो उससे वैल्यू भी मिल जाए। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैं एंगल ऑफ डेविएशन को कुछ डाल दूं कि भाई ये तो मिनिमम है 30 है, ये कितना है, ये 60 है, तो 45 की वैल्यू लग गई है 45/2, तो उसकी 2 वाली वैल्यू भी मिल जानी चाहिए। अगर मैं ये को 60 कर दूं तो 60/2 साइन 30 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये 45 की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे इंडेक्स भी मिल जाएगा। यानी अगर टेबल में पड़ी हुई कोई वैल्यू मिल रही है मुझे, तो टेबल के अकॉर्डिंग इसका इंडेक्स भी मिल जाता, ठीक है। अगर रिप्लेस कर दिया जाए नॉर्मल वाइट लाइट की जगह, पानी में डुबो दिया जाए इसको, तो ये वैल्यू बढ़ती है, ये वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब इफेक्टिव ये वैल्यू घटती है, ये वैल्यू। देखो ऐसा होता है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये पानी है, तो पानी का तो एक से ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू घट जाएगी, तो यहाँ पे कुछ घट नहीं सकता, ये मिनिमम वाला ही घटेगा,
क्योंकि ऊपर की वैल्यू घटेगी तो ये तो घट नहीं सकती ना, एंगल ऑफ प्रिज्म तो नहीं चेंज हो रहा है ना, क्या घटेगा। तो व्हेन अ प्रिज्म इज पुट या इंसर्टेड इन अ मीडियम डिफरेंट देन एयर, लाइक द प्रिज्म इज इंसर्टेड या डीप इनटू द वाटर, तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, घटता है। जब प्रिज्म को पानी में डुबोने पे एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, मिनिमम वाला घट जाता है। हाँ, ये पकड़ के रखना इस बात को, ठीक है। क्या बात। तो ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बदली, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और इसे बोल देते हैं विप गेयर, विप गेयर। चलिए, इसका इसका इफेक्ट क्या होता है, ये जो चीज आ रही है इसमें क्या होता है। इसमें दूसरी चीज हो जाती है एटमॉस्फेरिक, जिसमें बोलते हैं पहला फिनोमेना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब आप आसमानों में चलते हैं, आसमानों में जाके देखते हैं होता क्या है, उड़ेंगे नहीं मतलब, हवाई हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे, सेटेलाइट में नहीं बैठेंगे, जमीन के आदमी है, झोंपड़े में ही ठीक है जिंदगी, बाकी देखा जाएगा बाद में। पर बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लोग बात करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। अब आता है एटमॉस्फेयर में हो क्या रहा है लाइट के साथ में, कि सबसे पहला जो फिनोमेना होता है लाइट के साथ में वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में जब लाइट एब्जॉर्ब होती है, हाई जो रेडिएशन होता है, हाई इंटेंसिटी, ज़्यादा एनर्जी वाला, तो उसको क्या करता है, एटमॉस्फेयर का ऊपरी हिस्सा जिसे हम कह देते हैं ओजोन लेयर, तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वो। तो लाइट वहीं पे कमजोर पड़ जाती है। जैसे मान लो ये हमारे पास मान लीजिए अर्थ है, हम्म, ठीक है, और ये इसके बाहर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है मान, ये वाला, तो ये किलोमीटरों तक फैला है, 8 किलोमीटर के आसपास तक नॉर्मल ये चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद भी है, तो इसमें ऊपरी जो लेयर है वो कैसी है, वो ओजोन की लेयर है, O3 बोलते हैं इसको। ये ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक कॉम्प्लेक्स गैस है। ऐसा होता है, ओ डबल बॉन्ड, ओ ओ ओ ऐसा होता है, बॉन्ड होता है, एक कन्फाइनमेंट बोल देते हैं इसको, मतलब फंस जाता है इसमें। और ये फंसता भी रेडिएशन से ही है, ऑक्सीजन हल्की होकर ऊपर जाकर रेडिएशन से फंसती है, इसे कोई बनाता नहीं, अपने आप बनती रहती है ये। लेकिन आजकल इसमें छेद हो रहे हैं चलो खैर, होते हो तो अलग बात हुई। अब इसके बाद लाइट जब एंटर करती है इसमें, तो ज्यादातर लाइट की इंटेंसिटी गिर जाती है, एनर्जी गिर जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का। तो इसलिए क्या होता है, ये गर्म रहती है, ओजोन लेयर बहुत गर्म रहती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन तो लगेगा, वाइब्रेशन तो होंगे, लाइट तो पार करेगी। उसके बाद लाइट आगे बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जब चलती है लाइट, लाइट मान लीजिए यहाँ से आ जाती है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है मान लीजिए ऐसे, यहाँ से डाल देते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ से डाल देते हैं लाइट को यहाँ, तो लाइट का रास्ता तो ये हो गया ना ऐसे। तो ये कहता है कि थोड़ा 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 करके बैंड होती रहती है, हल्का हल्का बैंड होती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा होता है। तो स्पीड घटती जा रही होती है तो बैंड होती रही होती है, लेकिन इतनी नहीं, हल्का फुल्का है ये, ना के बराबर है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, जैसे मैं कहूँ ये सन है, तो सन की पोजीशन यहाँ जब तो कोई व्यक्ति देखता है तो यहाँ दिख जाती है। देखो ऐसे देखेगा ना, यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति तो उस तरफ देखेगा लाइट को, पीछे इमेज दिखती है ना सन की, तो सन तो दिखता नहीं है, तो ये क्या है, ये इमेज है। तो सूरज निकलने से पहले, यानी जब सूरज हमारे सामने आएगा, सूर्य हमारे सामने आएगा, उससे पहले ही हमें दिखने लगता है।
और वजह रीजन क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है व्हेन लाइट मूव टुवर्ड्स द अर्थ। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर increases as the light moves towards the earth surface. So a regular reflection, कैसा, regular reflection occur and the light is slightly bended, बैंड हो जाती है हल्की सी। थोड़ा सा बैंड हो जाने से क्या होता है कि सूरज निकलने से पहले ही दिख जाता है लेकिन धूप नहीं आती, दिखता दिखता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सनराइज में है, सनराइज में डिले, हाँ, या अराइजन, ये होता है अराइजन कि भाई पहले ही दिख गया। और जब सूरज छिप जाता है उसके बाद भी दिखता रहता है, क्योंकि फिर वापस भी तो आएगा या ऐसे ही। हाँ, तो उसे लिख डिले, डिले इन सनसेट एंड सनराइज। तो अलग अलग रहा है ना, लेकिन फर्क पड़ जाता। तो इसके बारे में ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, इतना बता देते हैं सब ऐसा इसलिए हो रहा है, काम खत्म। इस पे 2 नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है, आता तो है नहीं है क्योंकि बहुत हल्की चीज है। आने को तो बहुत कुछ है चैप्टर में से, पर चलो कभी कभी बोर्ड वाले दया भी कर देते हैं यार इस सारी पास हो जाए कुछ बालक। पर आजकल बोर्ड वाले दया कर नहीं रहे हैं, बोर्ड का मामला बिगड़ गया इस साल ना, पैटर्न भी चेंज हो गए हैं। और दूसरी बात, नीट का पेपर ऐसा बनाया मेडिकल में, हालत खराब कर दी उसने। बोले ऐसा हो रहा है कि भाई इंजीनियरिंग वाले तो बेचारे दुखी हैं ही, अब मेडिकल वालों का ये था कि चलो फिजिक्स हल की आ रही है भाई बना लेंगे अपना। अब बड़ा जो कॉन्फिडेंस था, अब 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, पता लगा मामला 10 सवाल पे ही फंस गया। और कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग सोल्यूशन दे रहे हैं, 2-3 सवालों के सोल्यूशन भी गलत करके दे रहे हैं, उल्टे पुल्टे कंफ्यूज हो रहे हैं। और कह रहे हैं साहब कभी ऐसा पेपर तो आया ही नहीं आज तक, हमें फिजिक्स तो कौन सी नई बात हो गई यार, पेपर तो बोर्ड वाले बनाते हैं अपनी मर्जी से, भाई उनका सिलेबस है। तो कुल मिला के ये चीज क्या हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ रहा है, इसी में कहीं एक फिनोमेना हो जाता है जिसे बोल देते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, अब स्कैटरिंग के बारे में बताता हूँ। वो रिफ्रैक्शन का हिस्सा नहीं है, स्कैटरिंग एक अलग तरह का फिनोमेना है, मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। Scattering of light, when light strikes the particle of atomic size, कैसा साइज होना चाहिए, एटॉमिक साइज की रेंज का होना चाहिए, ठीक। तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड in multiple direction the phenomena is called scattering. The size of particle should be
इन रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम ये जानते हैं कि एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है। ठीक, तो कहीं इसी रेंज में लाइट का वेवलेंथ भी होता है, हल्का फुल्का आगे पीछे, इससे 1000 2000 4000 2000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये तो एक एंगस्ट्रॉम हो गया ना। हाँ, तो छोटे से छोटा पार्टिकल होना चाहिए, एटॉमिक साइज की रेंज में आने वाला पार्टिकल होना चाहिए। बहुत मोटे पत्थर से टकरा के स्कैटरिंग नहीं होगी। तो ये कहता है डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग होती है, तो झूठी बात है ये, छोटे पार्टिकल से होती है। तो स्कैटरिंग में क्या होता है कि लाइट स्कैटर होकर लाइट में ही मिलती रहती है, वो पहुंचती नहीं है, आगे बढ़ती नहीं लाइट, वहीं की वहीं घूमती रहती है, एक लेवल बना लेती है। तो यानी जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या जा रहा है 10⁻⁻10, तो जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा सबसे, उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है। अब एक वेवलेंथ को अगर मैं ऐसे लिख दूं न्यो, तो जितनी ये छोटी होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ क्लास में हूँ, ये 8:30 8:40 तक क्लास खत्म हो जाएगी लगभग। उसके बाद गोरा को क्लास के टाइम दिए, फिर कर लेना बात आप। तो जितना जितना लाइट पहुंचेगी छोटे वेवलेंथ की तरफ, यानी उसकी स्पीड गिर जाएगी कुल मिला के। तो यहां पर फैक्टर किसका है? वेवलेंथ का फैक्टर। तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्योंकि एटॉम एटम पे होना है ना, ये तो फिनोमेना एटॉमिक साइज के लेवल पे होना है ये। नहीं 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 नहीं, स्कैटरिंग घट जाएगी, गिर जाएगी स्कैटरिंग। बहुत कम चाहिए, एटॉमिक साइज की तरह बढ़ेगी। एटॉमिक साइज क्या है ये? तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट कलर का होता है, क्योंकि छोटे वेवलेंथ एब्जॉर्ब होते हैं, बड़े वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू। क्योंकि एटम के न्यूक्लियस लेवल पे जाकर के, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर सके, वो साइज पे जाके जा सके, छोटे छोटे पार्टिकल में एंट्री मार सके, कर सके लाइट, तो उसके लिए वेवलेंथ का छोटा होना बहुत जरूरी है, एटम के साइज के साथ फिट हो जाना जरूरी है। तो अगर इससे भी कम वेवलेंथ की लाइट ला सकूं मैं, तो उसकी स्कैटरिंग और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जितनी स्कैटरिंग होती है वो स्कैटरिंग ही हो जाती है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? वायलेट कलर की होती है। यानी ब्लू कलर वाली जो चीजें होती हैं, ब्लू इंडिगो वाइट, मतलब ब्लू इंडिगो और वायलेट वाली जो चीजें होती हैं, उनकी स्कैटरिंग हो जाती है, वो कलर नहीं पहुंचते हम तक। हाँ, उनकी स्कैटरिंग हो जाती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है। तो उसका वजह क्या होता है कि एटॉमिक साइज के साइज पर ज्यादा स्कैटरिंग होती है। तो ये हो गया हमारा फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि ज्यादा दूर से कौन सी चीज दिखेगी? लाल रंग वाली दिखेगी ज्यादा दूर से, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होती है। तो यहां क्या होता है? टू सी फ्रॉम हाँ भाई, लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ, तो उसकी कम होगी। जब उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी वो तो चला जाएगा, दिखेगा दूर से, क्योंकि लाइट तो रास्ते में लाइट एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाई ना।
ऐसा होता है कि भाई क्या नाम, जो सिग्नल है वो लाल रंग का है। उसकी वजह क्या है कि रास्ते में तो हवा है, एटमॉस्फेयर है ना। तो अगर उसे नीले रंग का कर दूंगा तो रास्ते में गायब हो जाएगी लाइट। भाई सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कैसा करें, लाल रंग का कर लें, तो रास्ते में उसकी स्कैटरिंग घटेगी, तो उससे कुछ ना कुछ लाइट तो पहुंचेगी हम तक। हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि सिग्नल हरा होता है, नॉर्मल होता है, जिसपे स्कैटरिंग नॉर्मल होती है। और ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है वॉयलेट पे, वो सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। और कम से कम स्कैटरिंग किस पे होती है, लाल पे होती है, क्योंकि लाल का वेवलेंथ बड़ा होता है। हाँ, तो बड़ा वेवलेंथ होता है तो वो पैक नहीं हो पाता, साइज के साथ मैच नहीं करता, उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। तो क्या गया, टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस द सोर्स ऑफ सिग्नल यूज ऑफ रेड कलर। और दूर से दिखाने वाले सिग्नल कैसे रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो स्कैटरिंग बढ़ती है। स्कैटरिंग कैसे बढ़ती है, स्कैटरिंग ऐसे बढ़ती है। हम्म, ऐसे बढ़ती है स्कैटरिंग। सबसे कम स्कैटरिंग लाल रंग की होगी। सबसे ज्यादा ये जो जोन है नीले वाला, इसकी हो जाएगी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। अब एक और बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है वो भी। उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो होता क्या है, ये तो चीज है, बात समझने की है भाई, पता लगा लेते हैं लोग होता क्या, पर होता क्यों है। तो ये तो समझ में आ गया मामला, इतनी सी बात, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वहां क्या है भाई, वो होके तो होता क्यों है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं कि वो चीज क्या होती है और क्यों होता है वो, और वो करता क्या है। एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां कर देते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser to rarer medium at any particular, अपना है कोई एंगल it travels in the boundary of surface if angle is decreased, the light comes back by the phenomena of reflection. The overall phenomena is called total internal reflection. तो भाषा को लिख तो देते हैं, लेकिन मतलब पढ़ते में सर क्या लिख लिया था, कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार, हिंदी में लिखो तो तुम्हें दिक्कत। बच्चों के इतने बुरे हाल हैं और टीचर तक परेशान है, भाषा बड़ी अजीब चीज है।
अब हिंदी में छपती है एनसीईआरटी। भाई पहले क्या होता है देखो, ये पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक मातृभाषा में ही छपेगी। तो एनसीईआरटी इन्होंने छापी थी नोएडा में छापी थी एनसीईआरटी इन्होंने 1939 में। तो वो अंग्रेजी वंग्रेजी और जितनी भी भाषाएं थी सबसे मिला के छापी थी, और सबसे पहले वो हिंदी में छापी, क्योंकि वो तो पहले तो वो को हिंदी में ही बदलेंगे ना। अब हिंदी में बदलने में समस्या क्या हो जाती है कि हिंदी अपने आप में कोई भाषा है नहीं, भाषा संस्कृत है। तो उसमें संस्कृत के शब्द आ गए साहब। अब संस्कृत के शब्द हटते नहीं है हिंदी में से, भाई वो तो वही है जो है। तो वो हिंदी में छापी थी, तो फिर उसको बाद में मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके उसको अंग्रेजी में लिखा गया। तो जब अंग्रेजी में लिखा गया तो उसका अनुवाद हिंदी में जाएगा तो तब समझ में आएगी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट बुक मटेरियल है घटते 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 छोटा होता जा रहा है, वजह कि उसको मातृभाषा में पढ़ लिया जाए। तो इसलिए तो होता है टेक्स्ट मटेरियल कम क्यों है। टेक्स्ट मटेरियल कम इसलिए है कि वो शास्त्रों में लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, बोला शास्त्र बोला लिख दो गीता, हम्म, पुराण लिख दो। तो इसलिए हो जा रहा है कि बस एनसीईआरटी की तो भाषा समझ में ही नहीं आती, फिजिक्स में हाथ नहीं लगाते टीचर, भागते हैं बच के उससे। 11 12 में जाओगे आप तो एनसीईआरटी बोला ना 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 ना, ना, मत पढ़िए छोड़ छोड़ क्या था, प्राइवेट बुक ऐसे लरोड़ा, कोई और ले लो, कोई और ले लो, ले लो ले लो, प्रदीप ले लो और ले लो, ठीक है। आर एस अग्रवाल बोला हाँ हाँ चलेगी चलेगी, मैथ्स में चलेगी, हाँ। कुछ भी ले लो, ये ले लो वो ले लो, ऐसा लरोड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, बाबा एनसीईआरटी मत लेना तुम, भगवान के लिए। और पैटर्न एनसीईआरटी पे है तो जाहिर सी बात है कि पेपर तो उसी से बनेगा। लेकिन पढ़ना मत, क्योंकि तुम कुछ पढ़ोगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी टीचर की बेचारे की। तो टीचर क्या करते हैं एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते, रट्टा मार लेते हैं उनके क्वेश्चन का। बोला एनसीईआरटी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा बच्चों ठीक है हो गया, हाँ ठीक है हो गया, पढ़ गया शाबाश चलो चलो। तो जब लिखी जाती है कोई भाषा तो समझना पड़ता है, उसको ट्रैक जोड़ना पड़ता है, और थ्योरी को जोड़ा जाएगा तो ही प्रैक्टिकल में या न्यूमेरिकल में या सिस्टम में वो चीज़ जोड़ते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ है देखो थियोरटिकली ही तैयार होती है। आपको एक अजीब गरीब बात मैं बता दूं कि न्यूटन्स लॉ थियोरटिकल है। साउंड मेरा जा रहा है? जो न्यूटन्स लॉ है, फंडामेंटल लॉ है न्यूटन का, वो एक ही है, वो थियोरटिकल है। फिर कह रहे साहब 3 है इसके तो नियम, फिर बोले साहब एफ बराबर एम में भी है। तो वो क्या है, वो लॉज ऑफ मोशन है, वो न्यूटन का नियम नहीं हो। वो सब चीजें होती रहती हैं। अब आगे चलते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है और क्यों हो जाया करता है, इसके बारे में बात करते हैं। साउंड प्रॉब्लम आ रही है मेरी तरफ से या आपकी तरफ से आ रही है सब ठीक है? ठीक है सब कुछ ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम कोई भी हो, पानी वानी सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हो गया हमारा एयर या रेयर मीडियम। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, फिर क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म भाई हो सकता है पानी में कांच पड़ा हो, हम्म, तो कांच डेंसर हो जाएगा, पानी रेयर हो जाएगा, इसमें क्या। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लेंगे, N2 मान लेंगे, और जिसमें से लाइट निकलेगी उसका मान लेंगे N1। तो यहां पर ध्यान रखें N1 बड़ा है N2 से। तो कुल 3 चीजें हम करके देखते हैं। पहले केस में हम एक बड़ा सा एंगल लेते हैं, छोटा डालते हैं एंगल इधर से, और लाइट को निकाल देते हैं, हो गई भाई ये आई हो गया, एंगल बढ़ेगा, क्योंकि जब हल्के मीडियम में जाएगी तो एंगल बढ़ जाएगा। तो बेसिक सी बात है। उसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं,
तो कुछ ऐसा एंगल डालते हैं कि लाइट बाउंड्री में आ जाए, बढ़ा देते हैं इस एंगल को, इसे बोलते हैं आई क्रिटिकल एंगल। यह है क्रिटिकल एंगल, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो गया है, 90 हो गया। हेलो बोलिए। होगी क्लास। नहीं, कहाँ होगी, क्लास में चल रही है, हो जाएगी, दिक्कत क्या है, आज क्या बात है, बड़ा मन। ठीक है। ठीक है, ओके, कर लो। तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, लाइट बाउंड्री में आ जाती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, R = 90। तो लाइट बाउंड्री में चली गई। ठीक। तो यहां तक तो बात समझ में आती है कि हम यहां से कोई एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो लाइट का एंगल कभी ना कभी 90 हो जाएगा, ये बात ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर एंगल और बढ़ा दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये जो एंगल है थीटा, थीटा ग्रेटर देन IC, तो ये कह रहे हैं साहब ये वापस आ जाती है थीटा पर ही, यानी ये क्या बन जाता है, रिफ्लेक्शन। हाँ, यही तो कहानी है ना। तो द फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसे क्या कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जब मैंने यहां कहा, यहां की बात मैंने की, तो मैंने बहुत सिंपल कहा N1 सॉरी N2 और N1। तो यहां मैंने कहा N1 साइन I और N2 साइन R। यहां पर मैंने क्या कहा, N2 साइन IC और N1 और N2 साइन 90। यही तो हुआ भाई, यही तो हुआ दूसरे नंबर पे। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि साहब यहां पे तो मामला फेल हो गया। यहां पर मैंने कहा कि जो N1 साइन थीटा और आगे N2 सब गड़बड़। क्यों? क्योंकि थीटा बड़ा है आई क्रिटिकल से, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे तो जो भी आई होगा वही आर हो जाएगा, ये आई हो गया, ये आर हो गया, I = R। साउंड आ रहा है? यानी एक एंगल के बाद लाइट वापस लौट जा रही है और वो रिफ्लेक्शन को फॉलो कर दे रही है एज इट इज, जिस फ्रीक्वेंसी पर, स्पीड पर वो थी उसी पर। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि लाइट की का जो वेव है, लाइट की जो वेव रीजन है, जब वो वेव जा रही थी किसी पर्टिकुलर एंगल पर, कि वो इस तरीके से जाए कि मॉलिक्यूलर प्लेन को पेनेट्रेट करके एंट्री कर सके। क्योंकि लाइट में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो मोशन के परपेंडिकुलर प्लेन पे वाइब्रेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या कहा मैंने? लाइट में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं लाइट की चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन पे वाइब्रेट करते हैं। यानी कि लाइट अगर मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ आ रही है, बात को समझ लेना, मेरी तरफ से लाइट तुम्हारी तरफ को आ रही है, हम्म, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ये प्लेन है। लाइट लाइट यूं आ रही है, मैं आ रहा हूँ लाइट के साथ, ठीक है। अब जरा ये समझना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह वाइब्रेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो रहा है मान लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं हो रहा है। तो देखो तुम्हारी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो जब वाइब्रेटरी प्लेन अगर एटॉमिक पैकिंग के साथ सेट नहीं होता तो एंगल तो बता देगा ना उस चीज को, तो वापस हो जाती है लाइट, अपने आप वापस हो जाती है, क्योंकि एक्सेप्टेड नहीं हो पाई। भाई मान लो ये
मैं ऐसे आ रहा हूँ लाइट होके, और चलो मेरा एंगल ऐसे हो जा रहा है किसी कारण से, ये घूम रहा है, लेकिन मेरा एंगल कुछ ऐसा हो गया कि अब एंट्री नहीं हो पा रही, प्लेन एंट्री नहीं हो पा रही, लाइट के का जो वाइब्रेटिंग प्लेन है और मॉलिक्यूलर का एक्सेप्टेड वाइब्रेटिंग प्लेन नहीं हो पा रहा है। तो उस कारण से लाइट वापस हो जाती है। तो की पॉइंट समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेटरी प्लेन है, वो मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी, मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी का प्लेन बनना है उस पे एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल या एटम भी किसी ना किसी प्लेन में हिलेंगे ना, हर तरफ तो नहीं हिल सकते ना। हाँ, तो वो प्लेन जो है डिफरेंट हो गया है, अब वो एक्सेप्टेड नहीं हो पा रहा। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ हाँ। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेटरी प्लेन है और जो एटॉमिक वाइब्रेशन का वाइब्रेटरी प्लेन है जो इसे एक्सेप्ट करेगा फ्रीक्वेंसी को, वो मैच नहीं कर पाए, तो ये घुस नहीं पाई। घुस, हाँ, ये घुस नहीं पाई, वापस आ गई। ठीक है। तो पूछ लेना, बोला यार क्या पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ते तो हैं, लेकिन यार ये समझ में नहीं आती बात कि यार ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चीज क्या है। तो बेसिकली क्या है कि हम लाइट की फ्रीक्वेंसी पे बात करते ही नहीं है, जबकि वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ज्यादातर फिनोमेना में, सारे फिनोमेना में वो रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी मीडियम से लाइट आई जाए उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होती है। वेवलेंथ के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, वो बढ़ती है तो वेवलेंथ गिर जाया करती है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है आपका, वो उसी का रेशियो होता है, वेवलेंथ का या स्पीड का, फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज नहीं होती है। तो लिख के बताएंगे इस चीज को तो फंसेंगे, बोला यार इसको कैसे पता। तो लिख के तो यही बता देंगे भैया ऐसा हो जा रहा है, ये एक एंगल के बाद जब 90 हो जाए और उससे ज़्यादा एंगल कर ले अगर, तो वापस आ जाएगी भाई, क्योंकि मीडियम जो है लाइट को एक्सेप्ट नहीं करता। मीडियम क्या करेगा? लाइट की उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बात भी पूरी है अपने आप में। तो इस फिनोमिना का फायदा में कहाँ मिलता है हमें? इस फिनोमिना का फायदा हमें मिल जाता है